हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम जानेंगे मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट के बारे में। इसके पहले एक क्लास हुई थी, उसमें मैंने देखा था मेटल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो इससे पिछली हो चुकी है वहाँ पे हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो जाके इससे पहले की वीडियो वॉच कर ले, ताकि आपको ये क्लास आप प्रॉपर समझ में आ जाए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल। तो जैसा कि बताया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल में, तो मेटल हमारे टू टाइप के होते हैं। एक तो फेरस मेटल होते हैं, एक हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं। तो फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, फेरस मेटल जब दो फेरस मेटल को बनाते हैं तो एक नई धातु बनती है जिसे हम फेरस एलॉय कहते हैं, और जब हम दो नॉन मेटल को मिलाते हैं तो एक हमारी नई धातु बनती है जिसे हम नॉन फेरस एलॉय बोलते हैं। तो हम देखते हैं फेरस किसे बोलेंगे, नॉन फेरस किसे बोलेंगे, फेरस एलॉय किसे बोलेंगे और नॉन फेरस एलॉय किसे बोलेंगे, ये हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिस धातु में लोहा, यानी जिस धातु में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फेरस एलॉय। यानी ऐसे अगर आपको चेक करना हो कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी धातु नॉन फेरस है, तो आप मैग्नेटिक लेते हैं, यानी चुंबक लेते हैं, और उसको अगर धातु अपनी ओर आकर्षित करती है तो वो धातु हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक हो जाएगी। और अगर हमारी धातु में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब वो धातु हमारी नॉन मैग्नेटिक है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो जिस धातु में लोहा आधार होता है, यानी उसका जो बेस मेटल होता है वो लोहा होता है, वह फेरस मेटल कहलाता है। जैसे माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ये सारी हमारी फेरस मेटल होते हैं। अब हम देखते हैं नॉन फेरस एलॉय। तो जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, यानी जिसमें चुंबकत्व के गुण नहीं पाए जाते, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फेरस कहते हैं। नॉन फेरस में हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, ये सारे हमारे नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस मेटल होते हैं। अब हम देखते हैं नॉन फेरस एलॉय क्या होते हैं। दो या दो से अधिक फेरस एलॉय, यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो नई धातु बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फेरस एलॉय कहते हैं। जैसे हमारा क्रोमियम स्टील हो गया, वेनेडियम स्टील हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया। तो जैसे हमारा क्रोमियम स्टील है या वेनेडियम स्टील है, तो इससे हम लोग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसपे जंग नहीं लगता है। लोहे की धातुओं पे जंग लगता है, जो हमारी नॉन फेरस एलॉय होते हैं, सॉरी जो फेरस एलॉय होते हैं उसमें हमारा जंग नहीं लगता है। तो इसलिए जो हमारा स्टील रूल हो गया आपका, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील के भी कुछ चीजें बनी होती हैं, और हमारा वेनेडियम स्टील का भी बना होता है। तो जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये निकल, क्रोमियम, वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। और टंगस्टन स्टील, ये सारी चीजें वहां उन टूल्स को बनाया जाता है जो जिन पे जंग वगैरह ना लगे। अब हम देखते हैं नॉन फेरस एलॉय के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आपको दिख रहा है, दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसे हम नॉन फेरस एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास हो गया, गन मेटल हो गया, ब्रोंज हो गया। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के बारे में दिखाया गया है। तो आपका आयरन हो गया जो कि फेरस मेटल हो गया, स्टील हो गया फेरस मेटल, निकिल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, और एलॉय स्टील हो गई, स्टेनलेस स्टील हो गई, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये कई प्रकार की धातुओं के बारे में यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। तो यहाँ पे दिया गया, मतलब दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। आपको अगर पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखो फेरस दिख रहा है और वहां पे नॉन फेरस। जो फेरस धातुएं होती है उनमें कोई कलर नहीं होता, वो मतलब ब्लैक कलर की होती है, जैसे लोहा हमारा ब्लैक कलर का होता है। और नॉन फेरस में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो, गोल्ड हो गया, या फिर कॉपर हो गया, ये सब क्या होती हैं, इनके कलर से हम पहचान सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हम किन किन तरीकों से पहचानते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल की एक टेबल दी गई है।
तो जिसमें सबसे पहला क्या पॉइंट दिया है, इसमें लोहे की मात्रा की प्रधानता होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो हमारी फेरस मेटल होंगे उनमें लौह धातु यानी चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा होगा। इस और जो हमारी नॉन फेरस होती है इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, इनमें आपने देखा होगा कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती यानी चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है। फिर हम देखते हैं यह केवल काले और ग्रे रंग का होता है, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि क्या होता है, इनके एक से ज्यादा कलर नहीं पाए जाते, ये ब्लैक या ग्रे कलर के ही पाए जाते हैं। जबकि जो हमारे नॉन फेरस होते हैं वो कई रंगों में पाए जाते हैं, अलग अलग धातु जो होती है अलग अलग कलर की पाई जाती है, जिससे हम पहचान सकते हैं ये कौन सी धातु है। इसका गलनांक अधिक होता है, जैसे जो फेरस धातुएं होती है उनका गलनांक अधिक होता है, जो नॉन फेरस धातुएं होती हैं उनका फेरस धातुओं की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है गलनांक। यह ठंडी दशा में ब्रिटल होती है, जो हमारी फेरस धातुएं होती हैं जैसे कास्ट आयरन है वो ठंडी दशा में क्या होता है, ब्रिटल होता है। और जो हमारी नॉन फेरस होती है वो गर्म दशा में ब्रिटल होती है। ये कम सिकुड़ती जो फेरस धातुएं होती है उसमें सिकुड़ना फैलने के गुण कम होते हैं, यानी मतलब सॉलिड होती हैं, और जो हमारी होती है नॉन फेरस वे अधिक सिकुड़ती हैं। इस पर जंग लगता है, जो फेरस धातु है उस पर जंग अधिक लगता है, जबकि नॉन फेरस पे जंग नहीं लगता है या कम लगता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए, इनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन सी धातु आपकी फेरस है और कौन सी धातु आपकी नॉन फेरस है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आयरन अयस्क क्या क्या होते हैं। लोहा प्राय मतलब जैसे लोहा है, हमें वो ऐसे जिस फॉर्म में हम लोहे को यूज कर रहे होते हैं क्या उस फॉर्म में हमें लोहा प्राप्त होता है, ऐसा तो नहीं मिलता। जब भी हम चट्टानों या भूगर्भ से निकालते हैं तो उसमें कई सारी अशुद्धियां मिली होती हैं और उस लोहे को हम लोग क्या कई सारे मेथड से शुद्ध करते हैं। तो हम देखेंगे लोहा प्राय खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है, जिन्हें लोहे के अयस्क कहते हैं, यानी मतलब अशुद्धि मिला हुआ लोहे के अयस्क होते हैं। इन अयस्कों को जब खान से निकाला जाता है तो इनमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर, ये सारे और भी तत्व उसमें मिले होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन सी धातु को किस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध फॉर्म में निकालते हैं। तो टाइप्स ऑफ आयरन अयस्क, अयस्कों के प्रकार क्या क्या है। पहला है मतलब लोहा हमें किन किन फॉर्म में मिलता है और कौन से फॉर्म में कितना % लोहा होता है और कितने % उसमें क्या होते हैं अन्य पदार्थ या अशुद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले होता है हेमेटाइट, यह लोहे का लाल रंग का ऑक्साइड होता है, मतलब जब हमें भूगर्भ से मिलता है तो ये रेड कलर का ऑक्साइड मिलता है हमें, जिसमें 70% लोहा होता है और बाकी 30% क्या होता है अन्य पदार्थ मिले हुए होते हैं। दूसरा है हमारा मैग्नेटाइट, यह लोहे का जो भूगर्भ से निकलता है ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो इसमें क्या होता है, यह काले रंग का ऑक्साइड होता है और इसमें 72.4% लोहे की मात्रा होती है, बाकी शेष जो होता है अन्य पदार्थ होते हैं। तो आपको इनकी वैल्यूज जो है वो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो वो हमारा मैग्नेटाइट है जिसमें 72.4% लोहा मिलता है हमें। फिर है ल्यूमोनाइट, यह लोहे का भूरे रंग का ऑक्साइड होता है जिसमें 59.8% क्या होता है हमें लोहा मिलता है, बाकी हमें अन्य धातुएं प्राप्त होती हैं इससे। फिर साइराइड, यह लोहे के भूरे रंग का ऑक्साइड है जिसमें 48% लोहा होता है। और हमारा पायराइट होता है, ये इसमें सबसे कम लोहा होता है, इसलिए इस विधि को हम लोग बहुत कम मतलब इस पदार्थ को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्योरिफिकेशन की जो मेथड होता है वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है और लोहा हमें 40% ही मिलता है, तो इसलिए पायराइट का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। तो इस स्लाइड से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मैग्नेटाइट जो होता है उसमें कितने % लोहा पाया जाता है, तो 72.4% पाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में प्यूरिफिकेशन मेथड क्या होता है, जैसे ग्रेविटी के द्वारा, मैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा, स्मेल्टिंग के द्वारा। तो हम तीनों प्रोसेस को एक एक करके बता देते हैं। ग्रेविटी के द्वारा हम कैसे करते हैं, ग्रेविटी में मतलब जैसे एक हम कोई बेल्ट लगाते हैं
और उसको मूव करते हैं, और अयस्क जो होता है लोहे का पाउडर फॉर्म में वहां पे रख देते हैं, तो उसमें जितने लोहे के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी मैग्नेटिक को और बुरादे को डाल दीजिए, लोहे के बुरादे को, और मैग्नेटिक का कोई टुकड़ा रखिए तो वो अपने आसपास के सारे चुंबकत्व वाले गुण मतलब लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो सेम वैसे ही ग्रेविटी से हो जाता है, मतलब वो क्या करता है, चुंबकत्व के गुण जो होते हैं उसी बेल्ट पे चिपक जाते हैं, इससे और जो अशुद्धियां होती है वो बाहर ही रह जाती हैं। फिर है मैग्नेटिक सिस्टम, फिर स्मेल्टिंग, मतलब लोहे को गर्म करके कई सारी भट्टियां यूज करके, ऐसे भी। और दूसरा एक ऐसा मेथड भी होता है कि लोहे को हम पाउडर के फॉर्म में या टुकड़ों के फॉर्म में तोड़ते हैं, पाउडर के फॉर्म में, फिर बहते हुए पानी में डालते हैं, तो अशुद्धियां जो होती हैं वो हल्की होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, बह जाती है पानी के साथ। और जबकि जो लोहा होता है वो थोड़ा सा भारी होता है तो वो वहीं पे बैठ जाता है। तो इस मेथड से भी हम लोहे को साफ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं नोट में, लोहे के अयस्क का सांद्रण करने के बाद उसे ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिघलाकर पिग आयरन तैयार किया जाता है। एक हमारी वात्या भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस होती है, तो ब्लास्ट कौन सी भट्टी से, पिग आयरन मिलता है, तो हमें ब्लास्ट फर्नेस से जो है पिग आयरन को तैयार करते हैं। तो ये इतना सभी को समझ में आ गया होगा, प्योरिफिकेशन मेथड ऑफ आयरन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो जिसमें हमारा हार्डनिंग हो जाएगा। हार्डनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, कोई एक धातु है उसको एक्स्ट्रा हार्ड करना हार्डनिंग प्रोसेस में आता है। जैसे कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील से हम माइल्ड स्टील को ही काटेंगे तो बराबर प्रॉपर्टीज का आ जाएगा, तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम एक की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देंगे तो हम कोई भी धातु को इजिली काट सकते हैं। तो हार्डनिंग देते यह हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसमें धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। स्टील में हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन के प्रतिशत पर निर्भर करता है। जितना कम कार्बन उतना, मतलब जैसे कोई लोहा है उसमें अगर अन्य प्रॉपर्टीज को हम कम कर देंगे तो वो तो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पे क्या, टोटली हार्डनिंग में कार्बन परसेंटेज पर निर्भर करता है कि कौन सी धातु कितनी हार्ड होगी। तो इसके पर्पज क्या क्या होती है। स्टील के पार्ट्स को घिसावट को रोकने के लिए, मान लीजिए अगर हमारा सॉफ्ट मेटल है तो वो जल्दी जल्दी घिस के खराब हो जाएगा। जैसे जब भी मान लीजिए दो पार्ट होते हैं फ्रिक्शन से चल रहे होते हैं, फ्रिक्शन से, घर्षण से, तो वहां पे क्या, अगर सॉफ्ट मेटल होगा तो वो जल्दी जल्दी घिसेगा, अगर हार्ड मेटल होगा तो थोड़ा सा टाइमली घिसेगा और लंबे समय तक हमारा कोई पार्ट चल जाएगा। फिर हम देखते हैं स्टील को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी धातु है अगर उसमें बराबर स्ट्रेंथ होगी तो हम नहीं काट पाएंगे, लेकिन अगर एक धातु ज्यादा ताकतवर होगी दूसरी कम होगी तभी तो हम काट सकते हैं। तो क्या है, स्टील को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए हम उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड नंबर है हमारा, स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी हम लोग हार्डनिंग करते हैं। तो आप लोग को हार्डनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड को नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब स्टील के पार्ट्स पर कटिंग टूल को हार्ड किया जाता है। क्या है, जब स्टील के पार्ट्स पे कटिंग टूल को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता अधिक होती है। जब भी कोई धातु है उसमें एक प्रॉपर्टीज को अगर ज्यादा करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टीज उसमें कम हो जाती है। तो जब हम उसकी टेम्परिंग करेंगे तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण अधिक हो जाएगा, जिससे उसमें टूटने का भय रहता है। क्योंकि कोई भी ब्रिटल पदार्थ है अगर उसे फ्रीली हाथ से भी आप छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो टुकड़ों के फॉर्म में टूट जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। इसमें कुछ भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए अगर कोई धातु है उसमें अगर हार्डनेस बढ़ाएंगे तो हार्डनेस तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा, तो वो धातु क्या, हार्ड तो होगी। जैसे शीशा, कोई शीशे का टुकड़ा ले लीजिए आप, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, उसे आप अगर हाथ से तोड़ना चाहो तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें हार्डनेस का गुण अधिक है। अगर उसे फ्रीली हाथ से छोड़ दो तो वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस काफी ज्यादा है। तो ऐसे एक प्रॉपर्टीज को अगर हम इंक्रीज करते तो दूसरी अपने आप कम हो जाती हैं। अब हम इसका पर्पस देख लेते हैं। हार्ड किए हुए पार्ट्स को हार्डनेस और भंगुरता कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, ब्रिटलनेस के गुण को कम करते हैं और टफनेस के गुण को बढ़ा देते हैं। कार्य को बार बार गर्म करने से उत्पन्न आंतरिक तनाव को दूर करते, और जो भी कोई धातु है उसमें अगर स्ट्रेस है, तनाव है,
तो हम टेम्परिंग करेंगे तो उस स्ट्रेस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन हम देखते हैं स्टील में सही आंतरिक संरचना लाने के लिए जिसमें उसमें टफनेस को और झटके सहन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सके। जैसे कोई धातु है, मान लीजिए कोई एक आप लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं और उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, मतलब उस टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और फिर उसे आप तुरंत ठंडा कर दें, यानी पानी में डाल के ठंडा कर दे या फिर ऑयल में डाल के ठंडा कर दे, तो क्या उसकी हार्डनेस तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टीज क्या इंक्रीज हो जाएगी, उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा। तो वैसे क्या है, जब भी उसके आंतरिक स्ट्रेस या संरचना में टफनेस बढ़ा देंगे तो वो वाइब्रेशन यानी झटके वगैरह सहन कर लेगा। तो आप सभी को टेम्परिंग ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। एनिलिंग क्या होता है? स्टील के हार्ड पार्ट को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को हम एनिलिंग कहते हैं। एनिलिंग में मतलब स्ट्रेस वगैरह को कम करके एकदम नॉर्मल कर देते हैं, और ये हमारा एनिलिंग होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एनिलिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी पर्पस क्या होता है, क्यों मतलब एनिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो हार्ड स्टील को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, यानी कोई धातु है उसे हम हार्ड करने के बाद उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सके, मतलब मशीनिंग कर सके। तो हमारा क्या पहला ये हो गया। दूसरा हो गया स्टील में डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। डक्टिलिटी हमने इससे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम खींच के तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, मतलब और वो ब्रेक डाउन ना हो, मतलब वो टूटे ना, उसके हम तार खींच सके। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो एनिलिंग करने के बाद हम डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। फिर ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, यानी उसके स्ट्रक्चर को सही करने के लिए करते हैं। स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी उसमें तनावपन जो होता है उसे कम करने के लिए भी हम लोग एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग भी हमारा एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन भी देखेंगे। अब नॉर्मलाइजिंग देखते हैं। स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टील के टुकड़े को गर्म किया अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, फिर उसे आप कैसे क्विंच करते हैं, मतलब किसी पानी में डाल के ठंडा करते हैं या कैसे, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर रहे हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नॉर्मलाइजिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। स्टील के पार्ट्स पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी पार्ट पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसमें क्या स्ट्रेस आएगा, हार्डनिंग आएगा, अन्य अन्य प्रॉपर्टीज का इंक्रीज हो जाएंगे। और ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को स्मूथ बनाने के लिए, आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए। नॉर्मलाइजिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई धातु है जिसमें हमें जिस प्रॉपर्टीज की ज्यादा आवश्यकता होती है उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं और जिसकी नहीं होती उसे हम डिक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आ गए, आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो धातु के गुण के कारण वह बाहरी लोड जो एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे हम क्या करते हैं, बाहरी लोड देते हैं और वो टूटता नहीं है, तो क्या मेलेबिलिटी होगी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, कोई धातु का टुकड़ा उसे हम चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसे उस पे कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपने लोहार के यहाँ देखा होगा, लोहे के टुकड़े को गर्म करता है और उस पे कोई ऑपरेशन, फोर्जिंग ऑपरेशन करके जैसी धातु चाहे, मतलब जैसा शेप चाहे वैसा बना सकता है, चादर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। टफनेस है, टफनेस के बारे में भी मैंने बताया था। जैसे कोई धातु है उसकी प्रॉपर्टीज में इंक्रीज करो ताकि मतलब वो बाहरी लोड को सहन कर सके, स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो बाहरी लोड पड़ने पे धातु टूटेगी नहीं। और डक्टिलिटी तो मैंने बता ही दिया कि तन्यता का गुण, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसे उसे मेल्ट करने के बाद उसे खींचा जाए तो वो ब्रेक डाउन ना हो और तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, धातु के किस गुण के कारण उस पर बार बार बेंडिंग या ट्विस्टिंग करने पर भी वह नहीं टूटता। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसे हम बार बार तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिर भी नहीं टूट रहा है? तो क्या एनेलिंग होगा, टफनेस होगा, ब्रिटलनेस होगा, मेलेबिलिटी होगा? तो एनेलिंग तो दूसरा ऑपरेशन है, तो आपने ब्रिटलनेस देख ही लिया है कि वो तो टूट जाता है तुरंत। मेलेबिलिटी के बारे में भी बता दिया है। तो ये हमारा अगर ट्विस्ट मतलब बार बार झटके या फिर बाहरी लोड, एक्सटर्नल लोड को सहन कर पा रहा है, और कोई धातु है जिसे हम इधर भी मोड़ रहे हैं, उधर भी मोड़ रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, वो टूट नहीं रहा, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग टफनेस बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की ब्रिटलनेस कम करने और टफनेस बढ़ाने वाली विधि को क्या कहते हैं? मतलब उसमें ब्रिटलनेस के गुण को कम करना है और टफनेस को बढ़ाना है। अभी इससे पहले स्लाइड में आपने पढ़ा था। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? एनेलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं या टेम्परिंग करते हैं? तो टेम्परिंग में हम ऐसी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं जिसमें ब्रिटलनेस के गुण को कम करते हैं और टफनेस के गुण को बढ़ाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु के गुण के कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है? जो कि अभी मैंने बताया है। तो क्या मेलेबिलिटी होता है? मेलेबिलिटी में तो धातु को चद्दर के फॉर्म में रोल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है डक्टिलिटी और टफनेस, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस आपको पता है, जैसे उसे खींचेंगे वो टफ तो होती है, ऐसे तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे छोड़ दोगे वो टूट जाएगा, उसमें कोई लचकपन का गुण नहीं होता है। टफनेस मतलब होता है जैसे ट्विस्ट वगैरह को सहन कर ले जाए, मतलब अगर उसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए तो वो टूटे ना। लेकिन डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे हम क्या तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसे हम तार के रूप में बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, हार्ड किए हुए टूल की अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की किस विधि को अपनाया जाता है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अपनाते हैं? तो क्या हार्डनिंग होगी? हार्डनिंग में तो हम प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मलाइजिंग होगी, टेम्परिंग होगी, एनेलिंग होगी। तो हीट ट्रीटमेंट में हम टेम्परिंग में आंतरिक स्ट्रेस को दूर करते हैं। तो आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सही कर देंगे। अब हम आज की क्लास को यहीं तक एंड कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अगर जो भी डाउट वगैरह होंगे वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे उसका।